हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट, क्या पढ़े हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। यदि संधारित्र के मध्य कोई डाइलेक्ट्रिक मैटर, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तब उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। ये सब चीज हमने प्रीवियस क्लास में कर रखे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, सबको पता है, देखो क्या चीज कि अब हम सबको पता चल गया कि कैपेसिटर आया क्यों, हमें जरूरत पड़ा, हमें किसी चीज का वोल्टेज बढ़ाना है, लाइट का, पंखे का वोल्टेज। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टूडेंट हमको क्या चाहिए, एक ऐसा चालक चाहिए, एक ऐसा उपकरण चाहिए जो एनर्जी को, आवेश को धारण कर सके। तो हमने क्या बना दिया, संधारित्र बना दिया। अब संधारित्र में क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या मैं बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगाऊंगा, इतना बड़ा कैपेसिटर लगा दूंगा। है घर में छोटा सा बल्ब है, उसको जलाने के लिए बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा दूंगा, नहीं ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी आकृति में बिना वृद्धि किए, आकृति को बिना जो है परिवर्तित किए हम धारिता बढ़ा सकते हैं। अब वो पॉसिबल है उसमें और संधारित्र जोड़ के। तो हम और संधारित्र कैसे जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे स्टूडेंट, या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या तो समांतर में। जोड़ते जाएंगे तो या तो वो लाइन से जुड़ा रहेगा या तो उसके ऊपर नीचे जुड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपका संधारित्र की संयोजन, सम्मोहन या संयोजन, सम्मोहन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसको दो प्रकार में बांटा गया है। पहला आता है स्टूडेंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। तो कैसे करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, ये देखो, ध्यान से देखते जाइएगा। इस प्रकार हम चाहे तो इसको एन टर्म ले सकते हैं, लेकिन एन टर्म नहीं, हमको एक फॉर्मूला जनरेट करना है, इसलिए मैं एन टर्म में बाद में बताऊंगा आपको। पहले 3 संधारित्र पे हम काम करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या चीज है मैं बता रहा हूं आपको। ये संधारित्र नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 संधारित्र को मैंने कैसे सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब देखो, सुनते जाना ध्यान से ना। माना कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, ठीक है, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को धन आवेश से आवेशित कर दिया जाता है, जिसके एवं पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तथा तीसरे संधारित्र के तीसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संधारित्र के संयोजन को ही हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सबको अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस धन क्यों आवेश आवेशित किया जाता है, तो ये हो जाता है, दूसरा प्लेट जो हो जाता है हमारा ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसके प्रेरण के कारण स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये फिर से हमारा पुनः क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, धनावेशित हो जाएगा सर। और ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। और इसमें जो है स्टूडेंट, इस प्रकार जो है इसके बाह्य में जो धनावेश रहता है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। इतना चीज सबको कंसेप्ट क्लियर है। इसकी धारिता जो होती है स्टूडेंट C1 पहले संधारित्र की, एवं इसकी विभव जो होती है V1, इसका C2 और विभव जो होता है V2, इसका C3 और विभव जो होता है V3। लेकिन आवेश तीनों को एक ही सोर्स से दिया जा रहा है, प्लस Q। तो तीनों में आवेश क्या होगा, एक समान होगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से। अब देखिएगा, अब इधर से डेरिवेशन देखिएगा। माना कि परिणामी, इतना लिखना है आपको ना, माना कि परिणामी विभव V है, तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा स्टूडेंट V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। कंसेप्ट क्लियर। अब आगे देखिएगा क्या चीज है, अब आगे के देखिएगा। तो V1 विभव
V1 बराबर क्या होगा स्टूडेंट, सबको पता है यार, देखो ये देखो Q इज इक्वल टू CV, ये हम फार्मूला जानते हैं। तो V का मान वैल्यू निकालना है मुझे, तो Q C कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, Q बाई C। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा स्टूडेंट, अतः पहले संधारित्र के विभव जो हो क्या हो जाएगा, संधारित्र का विभव, पहले संधारित्र का विभव जो हो जाएगा स्टूडेंट V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई C1, होगा कि नहीं। इसी प्रकार दूसरे का V2 बराबर Q बाई C2, इसी प्रकार तीसरे का V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। इतना चीज सबको क्लियर है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है बच्चों। अब इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं, इसका कोई काम है नहीं, मिटा दे, ओके ठीक है। या फिर इतना में काम चल जाएगा, देखिएगा क्या, ये देखिए इतना में काम चला लेते हैं हम लोग, ये अर्थ से कनेक्ट, अरे इससे कनेक्ट कर दो, ये अर्थ में चला गया चला गया ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को रख दीजिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से तो क्या हो जाएगा बताइएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, होएगा कि नहीं होएगा भाई। अब तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या चीज कॉमन निकल जाएगा, Q बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके ना, सबको क्लियर है अच्छे से। अब देखिएगा, अतः श्रेणी क्रम सम्मोहन के जो परिणामी धारिता है वो क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण संधारित्र की धारिता, तो धारिता जो होता है स्टूडेंट, संपूर्ण धारिता कैसे होगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा बोलो, Q, देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, होगा कि नहीं होएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का, लेके आ जाइए यहां पे रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डिवाइडेड बाई क्या चीज है बोलो, किसका वैल्यू रख दिया मैं, किसके जगह में रख दिया यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, किसके जगह में रख दिया, Q को पहले रखो ना भैया, Q को पहले रख दो यार, एक सेकंड ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये देखिएगा क्या चीज, या आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, इसको इधर लेके जाओ, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V। अब क्या करो पता है, दोनों को V को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो, Q, सॉरी यहां पे C आएगा भाई, V इधर चला गया तो C इधर आएगा ना, Q बाई C दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा Q और यहां जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये Q से Q कट गया बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमारा फाइनली जो आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया। इसको मिटा दें, रिजल्टेंट क्या है हमारा 1/C दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि यही n टर्म होता, n जुड़ा होता तो ये हो जाता 1/Cn, होता कि नहीं होता। सबको अच्छे से समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया। एक चीज याद रख लेना यहाँ मुंडी में, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा याद रख लेना। क्या चीज, जब आप कक्षा 10वीं में, अभी मैं और पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, प्रतिरोध जब आएगा तो पढ़ाऊंगा। 10वीं में प्रतिरोध पढ़े रहे होंगे, तो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में ये आता था R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था। तो याद रखिएगा कैपेसिटर और धारिता दोनों में छोटा सा अंतर, क्या, ये देखिए, ये श्रेणी क्रम में ऐसा रहता है, लेकिन ये श्रेणी क्रम में ऐसा रहता है। और जब समांतर क्रम पढ़ेंगे तो समांतर क्रम में स्टूडेंट धारिता ऐसा रहता है, लेकिन संधारित्र ऐसा बन जाएगा, उल्टा, जस्ट उल्टा पुल्टा। क्यों होता है वो भी जानना चाहो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। चलिए छोड़िए, इतना चीज समझ में आ गया। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है इधर देखिएगा, पूछ देता है दो संधारित्र है जिसकी धारिता C1 एवं C2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिणामी धारिता क्या होगी, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको कैसे निकालना है ये देखिएगा। परिणामी धारिता हो जाएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2 हो गया। अब इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, इसको पलट दो ना भैया, रिजल्टेंट निकालना है तो इसको पलटो ना, C इज इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा C1 डॉट
C2 मतलब मल्टीप्लाई है, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट है C1 प्लस C2। इट इज अ राइट आंसर ऑफ टू कैपेसिटर, दे आर कॉम्बिनेशन इन अ सीरीज फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 1 मार्क्स में, यहां तक नीट और जेई में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के लिए भी तो फिर है भाई, ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड है हमारा क्या चीज, बोलो, समांतर क्रम सम्मोहन या संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम सम्मोहन, समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, अब ये कैसे होता है ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं बताता हूं, डेफिनेशन भी बताता हूं, चिंता मत करो। अरे यार बड़ा बन जाएगा यार, चलो कोई नहीं, बनेगा, बनने दो, अच्छे से समझ में तो आया आपको। बताता हूं, आप टेंशन मत लो, है ना। ये प्लस क्यों आवेश से आवश्यक है स्टूडेंट, मतलब ये वाला और ये वाला भाग दोनों प्लस से रहेगा पूरा, है ना, क्योंकि इसको तो हमने पूरा प्लस से किया है तो पूरा प्लस रहेगा, लेकिन इसके कारण ये आंतरिक जो है, आंतरिक इस प्लेट का आंतरिक भाग वो माइनस हो जाएगा, है ना, और हमारा जो ये बाह्य भाग है वो धनावेशित होगा, लेकिन वो कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थिन कहते हैं इसी को। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, सुनते जाइएगा। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उन सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु एवं द्वितीय प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, एवं दूसरे बिंदु को पृथ्वी से तथा प्रथम बिंदु को प्लस धन मतलब धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो प्राप्त संयोजन को ही हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, सबको पता है इसका संधारित्र हो जाएगा, अगर ये 1 लेते हैं आप लोग तो C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट C2, ये हो जाएगा C3। ठीक है, अब देखिए ये C1 है तो यहां पे हमारा आवेश क्या हो जाएगा, Q1, ये C2 है इसलिए यहां पे आवेश हो जाएगा Q2, ये C3 है इसलिए यहां क्या आवेश जा रहा है, Q3, क्योंकि यहां से आवेश जो है डिवाइड होना चालू हो गया स्टूडेंट। लेकिन इन तीनों में एक कांस्टेंट रहता है, क्या चीज रहता है, देयर पोटेंशियल, इसका विभव जो है कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में किसी भी बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किसी भी आवेश को एक समान कार्य करना पड़ेगा, भले ही इसका डायरेक्शन, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये बीएससी का टॉपिक है। ठीक है, भले ही इसका डायरेक्शन यहां से चाहे घूम के लाओ, इधर से घूम के लाओ, लेकिन आप यहां से यहां तक ला रहे हो, ठीक है, तो उसमें आवेश जो है संरक्षित रहता है, यहां पे जो है हमारा विभव कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या चीज है, परिणामी आवेश निकालिएगा। वहां जैसे परिणामी जो कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था वहां, बता दो मुझे, वहां हमारा आवेश कांस्टेंट था, तो विभव निकाले थे परिणामी, यहां विभव कांस्टेंट है तो परिणामी आवेश निकालेंगे। इधर लिख देते हैं स्टूडेंट, देखिएगा, संधारित्र की परिणामी विभव आवेश, तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा बोल दो, Q, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। इतना चीज समझ में आ गया। संधारित्र C1 इसका 1 का, संधारित्र 1 का, तो संधारित्र 1 के लिए पहले संधारित्र का आवेश, तो पहले संधारित्र का आवेश क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलिएगा, पहले संधारित्र का आवेश तो ऐसे निकालिएगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 और V तो कांस्टेंट है ना भाई, ये हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V एंड बेंड। ठीक है, ऐसा इन सभी को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो बोलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बोलिए,
समीकरण 1 में रखिए उसको, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए C1V प्लस C2V प्लस C3V, तीनों में से कॉमन क्या है उसको निकाल दीजिए, V कॉमन है, अंदर में बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना चीज अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको मिटा दूं मैं, चलिए इतना चीज अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 2, ठीक है। अब मेरे भाई परिणामी धारिता निकालना है हमको, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल कैपेसिटर, दे आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या निकालेंगे, अतः परिणामी, जैसे उसमें निकाले थे परिणामी धारिता, तो परिणामी धारिता जो आएगा स्टूडेंट C इज इक्वल टू, सबको पता है व्हाट, C इज इक्वल टू Q बाई V, होता है कि नहीं होता है। अब इस वैल्यू को यहां पे उठा के पटक दो, कहां, इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, C इज इक्वल टू Q का वैल्यू रख दीजिएगा, तो V C1 प्लस C2 प्लस C3 और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है इसके V है, तो दे आ रहा कैंसल एंड C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीन हमारा संधारित्र जुड़े हुए हैं तब, यदि n संधारित्र के लिए, तो n संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, यही C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, ठीक है स्टूडेंट। और दो संधारित्रों का परिणामी जो आएगा रिजल्टेंट, दो संधारित्रों का रिजल्टेंट आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, तो ऐसे आपको बनाना है यार, ओके ना। चलिए ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, बढ़िया टॉपिक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी देखते हैं क्या चीज है भाई, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या चीज है, ये देखिएगा एनर्जी, एनर्जी का हमको डेरिवेशन निकालना है, ओके। कैसे निकलेगा ये देखिए, सपोज करो स्टूडेंट मेरे पास एक संधारित्र है, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक संधारित्र है, इस संधारित्र के पहले प्लेट को मैं जो है आवेशित कर देता हूं Q डैश से, प्लस Q डैश से आवेशित कर देता हूं, तो प्रेरण के कारण यहां क्या है, प्लस Q डैश आवेश है ना, तो प्रेरण के कारण यहां कौन सा आवेश आ जाएगा बोलो, माइनस Q डैश आवेश आ जाता है, और बाहर जो प्लस Q आवेश आया वो अर्थिंग के द्वारा अर्थ में चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां क्या है, Q डैश है और वहां Q डैश माइनस Q डैश है, आप लिखेंगे ऐसा, माना कि एक संधारित्र A है जिसके पहले प्लेट को प्लस Q डैश आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर माइनस Q डैश आवेश आवेशित हो जाता है, दूसरे प्लेट का संबंध अर्थ से पृथ्वी से कर दिया जाता है, ओके। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो ये विभवांतर कैसे होगी स्टूडेंट, ये देखिए कैसे निकालोगे, ये विभवांतर कैसे निकालना है, देखिए हम सबको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C, तो यहीं से आपको निकालना है, तो इनका बीच का विभवांतर हो जाएगा स्टूडेंट V इज इक्वल टू Q डैश बाई C, क्या हो जाएगा, Q डैश बाई C, क्योंकि हमको इसको हम कौन सा आवाज दे रहे हैं, Q डैश दे रहे हैं, इक्वेशन 1, ओके ना, सबको समझ में आ रहा है। अब माना कि आंशिक आवेश Q डैश डी Q डैश, थोड़ा सा आवेश, इतना सा आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, डी Q डैश आवेश को एक पहले प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा बोलो भाई बच्चों, बोलो वर्क। तो ऐसा कोई संबंध निकालिए जिसमें W V
क्यू इनमें संबंध हो तो क्या होता है, विभव एकांक आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उसका विभव होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा बोलो, W बराबर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट DW, क्योंकि हम आंशिक थोड़ा सा ले रहे हैं ना, DW इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा VDQ डैश, होगा। अब इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से तो बोलो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू V का वैल्यू रख दीजिए Q डैश डिवाइडेड बाई C DQ डैश। इतना चीज सबको अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलो अब आगे देखो क्या है। अब मैं काम करता हूं, संपूर्ण आवेश को, पूरा आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य ही उसके आंशिक ऊर्जा, उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। संपूर्ण आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा, खामा इसको लिखवा देता हूं यार, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं ना, इसको रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं भाई, ये इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जा रहे हैं संपूर्ण ऊर्जा को, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो किया गया कार्य ही उसमें संचित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। DW तो 0 से लेकर के मिनिमम लिमिट जो है, समझिए लिमिट क्या है, न्यूनतम, कम से कम 0 से लेकर अधिक से अधिक पूरा आवेश ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू Q, और ये तो हमको दे रखा है DW में वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा Q डैश DQ डिवाइडेड बाई क्या है C। याद रखना स्टूडेंट, मैं आपको एक्चुअल में मैथ्स नहीं पढ़ा पा रहा हूं। मैथ्स पढ़ाता ना तो मैं पूरा आप लोगों को इतना बेहतरीन कंसेप्ट सिखाता सब चीजों का। भाई मैथ्स पढ़ लिया ना तो फिजिक्स पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ाता हूं मैं, लेकिन मजबूर हूं अभी मैं फिलहाल, ठीक है। तो इसमें ये कांस्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसी भी चीज का। ये देखिए मान लो यहां मैं लिख देता हूं 2x लिख दिया, तो 2 का नहीं होता है, इट इज कांस्टेंट, बिकॉज यहां देखिएगा यहां x है तो x का ही अवकलन होता है, x का ही समाकलन होता है, तो यहां c हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो c कांस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट, ये w में कन्वर्ट हो जाएगा, w में इसका इंटीग्रेशन, और ये हमारा c बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा, समाकलन जो होगा वो q का होगा, क्योंकि यहां d यही शो करता है, इसके रिस्पेक्ट में होना है। तो x का समाकलन क्या होता है बताइए, x dx, इसका समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर होता है, ठीक है। x स्क्वायर ये तो होता है भैया मेरे नहीं पता क्या n है, तो ये होता है x n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब यहां घात नहीं है, एक है तो क्या हो जाएगा, एक लग जाएगा, एक कितना होता है 2, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जोड़ोगे 1 1 2, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा होगा, बायो वाले बच्चे भी पढ़ रखे होंगे, 1/c इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बोलिए, x डैश, ये डैश है याद रखिएगा, डैश है ना, डैश 2, मतलब x डैश वो 12 नहीं है, ना ही 1 2 है, x डैश स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। और दैट इज इक्वल टू, यही जो ऊर्जा है स्टूडेंट हमारा संचित हो जाता है इसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और ये हो जाएगा 1/2c। और यदि आपको डैश को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया, ये चीज है। ओके स्टूडेंट, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या चीज की, आवेशित चालक की ऊर्जा, वही चीज है, थोड़ा सा और इसको विस्तार में समझ लीजिए। आवेशित चालक की ऊर्जा वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा एक और इसमें फॉर्मूला जनरेट होगा, देख लीजिएगा क्या है आवेशित चालक की ऊर्जा। सुनिए ध्यान से, माना कि एक संधारित्र है, संधारित्र है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, संधारित्र बस है,
ए संधारित्र है। प्रारंभ में जब हम इसमें कोई आवेश नहीं दिए हैं, तो जब तक इसमें आवेश नहीं है तो इसका विभव कुछ होगा क्या? तो प्रारंभ में माना कि संधारित्र ए को कोई आवेश नहीं दिया जाता, तब उसका विभव, भाई जब तक आवेश नहीं है तब तक करंट नहीं है, और जब तक विभव नहीं है तब तक आवेश रह सकता है। आवेश का आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन करंट नहीं होगा जब तक उसमें विभव ना हो। ठीक है, तब उसका विभव V1 इज इक्वल टू मान लेते हैं स्टूडेंट 0, क्योंकि आवेश फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, किंतु जब आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है बोलो? आवेश दिया जाता है। तो आवेश दिया जाता है तब स्टूडेंट हमारा V2 इसका हो जाता है विभव, तब विभव जो हो जाता है हमारा V2 इज इक्वल टू V। अतः औसत विभव क्या हो जाएगा बोलो? औसत विभव जो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एवरेज, V एवरेज, दैट इज हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो V एवरेज इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा स्टूडेंट 0 रख दीजिएगा और V रखिएगा तो V बाई 2, समीकरण 1 आ गया। आगे देखो, अतः संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, तो भाई सबको पता है यार, क्या है? सबको पता है का विभव क्या है? एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यही है कि नहीं है? तो कार्य मुझे निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ। फिजिक्स को आप रेगुलर क्लास अटेंड करो यार, मैं बता रहा हूं इतना बढ़िया, सब फॉर्मूला रटने की आवश्यकता है नहीं। कहां से आया? कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं यहीं पे लिख दूंगा ना, कार्य बराबर विभव गुणित आवेश, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि सर कहां से लिख दिए हैं कार्य बराबर विभव गुणित आवेश, कहां से लिख दिए हैं? भाई यहां से लिख दिया यार, और उसको मैं पढ़ाया हूं, जनरेट करके दिखाया हूं आपको, ठीक है ना? तो विभव गुणित आवेश। अब देखिए, तो कार्य बराबर हो जाएगा स्टूडेंट D, आपका W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, विभव क्या है? V बाई 2, एवरेज विभव क्या है? V बाई 2, और आवेश क्या है? Q। तो यही कार्य जो है स्टूडेंट हमारा संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये हो जाएगा 1/2 QV, इक्वेशन नंबर 1, ये पहला है। ठीक है, और देखिएगा अब क्या करेंगे। Q बराबर सबको पता है CV होता है कि नहीं? समीकरण 1 से रख दीजिए बच्चों। तो VU इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, Q के जगह में रख देंगे क्या चीज? C, और ये हो जाएगा V²। C रख, अरे ये देखो ना मेरे भैया, Q की जगह में क्या रख देंगे? CV इंटू V है, तो ये क्या हो जाएगा? आखिरकार ये CV² ना होगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहां क्या रख दिए? Q के मान रख दिए। अब V का मान रख के देखो, तो V का मान रखना है तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से चलिए, एक और कहीं दिया हूं क्या? यहां दे दिया हूं, चलो ठीक है, 2 से और ये 2 से, तो रखिए यहां पे U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या रख देंगे? V के प्लेस पे क्या रख देंगे स्टूडेंट? Q बाई C, तो ये हो जाएगा Q² बाई, अरे बच्चों इधर देखो ना, V के जगह में क्या रखेंगे? Q बाई C, तो Q को मल्टीप्लाई होगा Q², और नीचे में जाएगा C। तो इस प्रकार बच्चों 3 हमारा एनर्जी का जो है, इसका एनर्जी का 3 ठो इक्वेशन आता है, 1 2 3, तीनों को याद रखना है आपको, समझ में आया? इसी को जस्ट प्रीवियस टॉपिक पे हम लोग डिराइव किए थे इसको, लेकिन ये 2 नया आ गया है ना। तीनों को याद रखना है, और न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज बस इतना ही करें क्या? फिर कल पढ़ेंगे 2 आवेशित गोलों के कारण। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, विभव, संधारित्र, धारिता, एवरीथिंग, एनीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।